हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हमारा जो 8th चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसकी राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स, इसका हम 6th पैराग्राफ से आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। 5th पैराग्राफ तक हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, जाकर पहले उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा 6th पैराग्राफ है, दिस मीन्स that the cheap daily paper which goes everywhere and has most influence is far less free than the more expensive weekly or monthly which draws a higher proportion of its revenue from sales। यानी इसका मतलब है कि जो चीप पेपर जो होता है, जो कि डेली हमारे यहाँ आता है, डेली जो चीप डेली पेपर होता है उससे ज़्यादा फ्री वो पेपर होता है जो कि वीकली या मंथली आता है। लेकिन जो ये चिप पेपर होता है जो कि हमेशा हमारे यहाँ आता है डेली, ये क्या है, इसका प्रभाव लोगों पे ज़्यादा है क्योंकि ये पेपर बहुत सस्ता होता है, इसे ज़्यादातर लोग खरीदते हैं और इस पे ज़्यादातर लोगों का ध्यान जाता है। और ये जो चीप डेली पेपर है वो अपने उसका जो इनकम है उसका बहुत बड़ा सोर्स क्या है, सेल्स। यानी अपने पेपर में किसी कंपनी का प्रचार करके, हम देखते हैं हाल फिलहाल किसी ऑयल का, किसी शैम्पू का, ये सब का ऐड वो अपने पेपर में छापता है और उससे अपना रेवेन्यू लेता है, अपना इनकम लेता है। तो ये बात हम अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि जो डेली पेपर जो आता है हमारे यहाँ, वो पेपर उतनी सही खबरें नहीं छापता है जितना कि वो पेपर जो कि वीकली या मंथली आता है। लेकिन हालांकि ये पेपर बहुत सस्ता होता है, डेली पेपर जो होता है, तो ज़्यादातर लोग यही लेते हैं। Therefore, it is only the comparatively rich who can afford to reward independent expressions of opinion। वही कहा जा रहा है कि इसलिए कि मतलब एक होता है ना, एकदम फ्री रूप से अपना मत दें या सही न्यूज़ आप तक पहुँचे, ये अमीर लोग ही कर पा रहे हैं क्योंकि अमीर लोग ही उस पेपर को अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज वो एक्सपेंसिव है, जो कि वीकली और मंथली आता है, जो कि चीप डेली पेपर के कंपेयर में ज़्यादा फ्री होता है और ज़्यादा सही खबरें छापता है। तो उसे सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। 7th पैराग्राफ देखिए, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी डेट ओन्स इट। यानी जो न्यूज़पेपर का जो इनकम होता है, वो पहला हम क्या पढ़े हैं, पहला सोर्स कौन सा था, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कि वो अपने पेपर में ऐड देता है जिससे उसका इनकम होता है, बहुत सारे पैसे उसे मिलते हैं उस कंपनी से। और दूसरा क्या है, दूसरा सोर्स है वो पर्सन या वो कंपनी जो क्या करती है, जिसका वो पेपर है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़ पेपर रेवेन्यू इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी डेट ओन्स इट। यानी जो इंसान, जो आदमी उसका मालिक है उस पेपर का, उस प्रेस का, उसके धन पे डिपेंड करता है। ठीक है, पेपर का जो रेवेन्यू होता है। यानी सेकेंड सोर्स क्या है, वो व्यक्ति या वो कंपनी जिसके पास वेल्थ है, यानी उस व्यक्ति का जो वेल्थ है वो ही दूसरा सोर्स है न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का। Accordingly, its policy is largely determined by the personal spites and political ambitions of its proprietor। proprietor मतलब मालिक। ठीक है, यानी वो प्रेस का जो मालिक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मतलब न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी होती है, यानी न्यूज़पेपर में क्या छापा जाए क्या नहीं छापा जाए, इसका जो निश्चय है वो वही इंसान करता है, यानी प्रोप्राइटर, इस पेपर का मालिक जो है, क्योंकि उसका जो धन है वो एक बहुत बड़ा सेकंड सोर्स है न्यूज़पेपर की कमाई का। तो निश्चित है कि वही डिसाइड करेगा। पहला क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कैसे छापा जाए, उनका ऐड कैसे हो। और सेकेंडली जो होता है, जो उसका मालिक है, जो प्रोप्राइटर है उस प्रेस का, उस पेपर का, वो डिसाइड करता है, यानी अपने पर्सनल स्पाइट्स, यानी आप उसका पर्सनल फ़ायदा जिससे हो। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी प्रेस की मालकिन हूँ और मेरी आपसे दोस्ती है, तो मैं आपके बारे में अच्छी अच्छी खबरें दूंगी
अगर आपसे मेरी निजी दुश्मनी है तो मैं आपके बारे में नेगेटिव बातें फैलाऊंगी, पेपर में नेगेटिव बातें लिखूंगी। तो ऐसा भी होता है कि वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस यानी वो यानी पॉलि जो राजनीति में अगर वो जिसको चाहे उसको ऊपर उठा सकता है, अपने न्यूज़पेपर है उसके बारे में पॉजिटिव बातें लिखेगा, लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव बातें तो लोगों के नज़र में उसका इमेज अच्छा होगा, नेगेटिव लिखेगा उसका इमेज नेगेटिव बनेगा। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? उस पेपर का प्रोपरेटर, उसका मालिक। द फेल्यूर फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट न्यूज़ पेपर मैग्नेट to secure a government appointment may be the signal for the unleashing of a virulent campaign in every organ which he controls against the minister or the party which has disappointed his ambitions। यानी और असफलता, एक एग्जाम्पल यहाँ राइटर दे रही हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी, इसे नॉर्मल शब्दों में समझिए कि अगर कोई भी, देखिए जैसे प्रेस का मालिक है वो चाह रहा है कि मैं इस कोई पॉलिटिकल पर्सन, कोई पॉलिटिशियन या किसी भी बड़े आदमी का इंटरव्यू लूँ, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही क्यों ना हो, और अगर वो इंसान मना कर देता है इंटरव्यू से तो उसके खिलाफ जो है वायलेंट कैंपेन यानी एक बहुत ही क्या कहते हैं विरोध भरा हुआ अभियान चलाया जाता है। ईच एंड एवरी ऑर्गन यानी जहाँ तक वो न्यूज़पेपर का जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर, जो मालिक है, उसकी पहुँच जहाँ तक होती है वहाँ तक वो उसके विरुद्ध अभियान चलाता है। यानी अगर कोई न्यूज़पेपर वाला आपसे अगर पूछ रहा है कि आपको अगर इनवाइट कर रहा है कि हाँ मुझे आपका इंटरव्यू लेना है और आप मना कर रहे हैं, तो ये इसको आप एक सिग्नल समझिए, एक इशारा समझिए कि आने वाले दिनों में वो क्या होगा, वो जो पेपर है, वो जो प्रेस वाला है, वो आपके इमेज को पब्लिकली ख़राब करेगा, यानी आपके खिलाफ अभियान चलाएगा। The public, knowing nothing of the personal bias behind the attack and little of the vast network of control which ties up whole groups of the London and provincial press in the hands of a single man or combine, sees only that great number of independent organs are united in a single savage and persistent condemnation। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जितने भी प्रेस हैं, देखिए लंदन के जितने भी प्रोविंशियल प्रेस है, प्रांतीय जो प्रेस हैं, उनका उनका जो बागडोर होती है, यानी मतलब देखिए ऑर्गन्स आपको बहुत सारे दिखेंगे कि हाँ ये प्रेस है, ये पेपर वाला, ये पेपर का जो मालिक है, लेकिन आपस में इन लोग का लिंक होता है, ये लोग जुड़े होते हैं। अगर आप किसी को डिसअपॉइंट कर रहे हैं यानी नहीं दे रहे हैं इंटरव्यू, उसके साथ नहीं अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वो जहाँ तक उसकी पहुँच वहाँ तक आपके वो क्या होते हैं, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और आपकी इमेज को ख़राब करना शुरू कर, आपको डिफेम करने लगते हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि जो लंदन है और उसके जो प्रांतीय प्रेस है, प्रोविंशियल प्रेस है, वो सब किसके, या तो एक आदमी के हाथ में होता है या कि और या तो कुछ लोगों का ग्रुप यानी गैंग टाइप का होता है जिनके हाथों में वो सारी बागडोर होती है। और वो क्या होता है, यूनाइटेड हो जाते हैं, वो सारे एक साथ मिल जाते हैं और साजिश रचने लगते हैं उस पर्सन के खिलाफ। Unless he is exceptionally shrewd, exceptionally cynical, or of exceptionally resolute and independent mind, he can scarcely help being influenced and having his vote influenced। कहा जा रहा है कि अगर वो व्यक्ति यानी जिसके खिलाफ कैंपेन चला रहा है प्रेस वाला, अगर वो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा चालाक, जिद्दी और निश्चय, यानी कहने का होता है निश्चयवादी ना हो, यानी वो टिका रहे अपने बात पे, ठीक है, और इंडिपेंडेंट माइंड, स्वतंत्र दिमाग का ना हो, अगर वो उसमें ये सब क्वालिटीज़ ना हो, तो वो शायद ही खुद को बचा सकता है इसके प्रभाव से। यानी प्रेस वाला जब निगेटिव बातें छापेगा अपने पेपर में तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है पीपल पे, लोगों में पब्लिकली उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे शायद ही कोई बहुत ही चालाक ही ऐसा जो इंसान होगा वो बच सकता है, और जब इलेक्शन होगा तो शायद ही वो अपने वोट को बचा सकता है। क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन था, वोट आपने किसको दिया? जिसका इमेज आपकी नज़रों में अच्छा था, तो वही, और अगर प्रेस वाला चाहे तो पल भर में आपके इमेज को ख़राब कर सकता है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रेस वाले से हमेशा अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए, उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए कहीं भी, क्योंकि वो कब किस ओर मुड़ जाए उसका कोई ठीक नहीं है, और कब आपकी इमेज को एक
एक लाइन में ही वो आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है। अगर पेपर में आपके खिलाफ एक लाइन दे दे तो आपका इमेज ख़राब हो सकता है। तो वही यहाँ लिख रहा है कि अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा चालाक नहीं हो, जिद्दी नहीं हो और फ्री माइंडेड नहीं हो, तो वो खुद को नहीं बचा सकता है इस कैंपेन से। अपने छवि को मतलब खुद को डिफेम होने से नहीं बचा सकता है, और ना ही वो अपने वोट को बचा सकता है। ठीक है, क्योंकि वोट पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका। जब इमेज आपका ख़राब होगा तो आपको निश्चित है कि आने वाले इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे उतने। तो वही यहाँ कहा जा रहा है। एंड इट इज़ ऑड्स दैट ही विल नेवर रियलाइज द नेचर ऑफ द प्रेशर ब्रॉट टू बियर अपॉन हिम। और वही कहा जा रहा है, और सबसे गलत बात तो ये है कि उसे कभी रियलाइज़ भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया और कैसे मेरी छवि इतनी ख़राब हो गई, लोगों में मैं कैसे, मेरा इमेज इतना ख़राब हो गया। वो कभी इस बात की जड़ तक जा भी नहीं पाएगा और उसका सब कुछ क्या होगा, ख़राब हो जाएगा उसका। जब इमेज ही ख़राब हो गया तो बचा क्या। चलते हैं 8th पैराग्राफ पे। देखिए, but still more serious because more subtle than the control applied to individual papers by various kinds of interest is the control and censorship exercised by the press upon the news and opinions which it disseminates। देखिए क्या कहा जा रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड बात ये है कि आप इतना तो जान गए हैं कि पेपर पे किसका किसका कंट्रोल चलता है। एक तो एडवर्टाइज़र का, जो कि उसमें एडवर्टाइजमेंट देता है, और दूसरा उसके ओनर का, यानी जो पेपर का मालिक है वो। तो ये जितने भी कंट्रोल होते हैं ना प्रेस पे, तो मतलब कंट्रोल मतलब क्या, कि क्या छपना चाहिए क्या नहीं, इनका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि जो न्यूज़ होते हैं वो काफ़ी बुरी तरह इफ़ेक्ट होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो न्यूज़ है या कोई अपने इंटरव्यू में बोला, ये लिख दिया गया, ये यानी इतना ज़्यादा मतलब जो न्यूज़ वो प्रस्तुत करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर दो दो सोर्सों का क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो वो कंट्रोल सिर्फ प्रेस पे ही नहीं, जो आने वाली खबरें होती हैं प्रेस पे, उन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। द कंट्रोल रेस्ट अपॉन एंड एक्सप्लॉइट्स टू बेसिक एजम्पशन अबाउट द पीपल। और ये जो कंट्रोल होते हैं ये दो फैक्ट पे निर्भर करते हैं, यानी लोगों के बारे में दो फैक्ट पे ये निर्भर करते हैं। देखिए, पहला है डेट दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। सबसे पहला तो प्रेस वालों ने ये मान लिया है कि जो साधारण जो आम जनता है उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो गलत और सही की पहचान कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके ट्रूथ एंड फॉल्स के बीच में। और दूसरा है कि डेट दे डू नॉट केयर एट ऑल दैट ए स्टेटमेंट इज़ फॉल्स प्रोवाइडेड इट इज़ टिटिलेटिंग। टिटिलेटिंग मतलब गुदगुदी करने वाला। देखिए, सबसे पहले ये है कि प्रेस वालों ने ये मान लिया है, मान के लिया ऐसा होता ही है कि लोगों के पास मतलब आम जनता के पास उतनी बुद्धि नहीं होती, वो उतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये जो पेपर में जो छपा है ये सही है या गलत, बस वो पढ़ें और मान लिए। और सेकंड एजम्पशन ये है कि वो इतना ध्यान ही नहीं देते कि ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। उनको बस ऐसी खबरें पढ़ने में मज़ा आता है जो कि टिटिलेटिंग हो, गुदगुदी करने वाली। कहने का मतलब एक्साइटमेंट, कुछ गॉसिप टाइप हो, उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो बस उन्हें इतना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी का फ़ायदा प्रेस वाले उठाते हैं और अपने मतलब अपने पर्सनल जो रिलेशन होता है उसके हिसाब से भी क्या करते हैं, खबरों में अदला बदली किया करते हैं। नाइदर एजम्पशन इज़ फ्लैटरिंग। और ये दोनों जो धारणाएं हैं ये झूठी नहीं हैं। एंड इंडीड, और दरअसल सत्य तो ये है, बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड प्राइवेटली बाय द लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ अबाउट हिज ब्रिटिश रीडर्स and the language used publicly by Hitler about his German readers, there is very little to choose. Both assume that readers can be made to believe anything। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि और दरअसल सत्य बात तो ये है कि जो भाषा लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, लेट मतलब स्वर्गवासी, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो लॉर्ड नॉर्थक्लिफे ने अपने ब्रिटिश रीडर के लिए जो लैंग्वेज का प्रयोग किया है और हिटलर ने अपने जर्मन रीडर्स के लिए जो प्रयोग किया है, दोनों में एक बात कॉमन है,
बोथ एज्यूम, इन दोनों का मानना है, किनका किनका, हिटलर का और लॉर्ड नॉर्थ क्लिफे का, दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, कि जो पाठक होते हैं, जो कि पढ़ते हैं, उनको किसी भी चीज़ पे विश्वास दिलाया जा सकता है। ठीक है। The result is that accurate reporting, which used to be the pride of the old-fashioned independent newspaper, has largely given place to reporting which is at best slipshod and at worst tendencies. देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ कि और इसका परिणाम, किसका परिणाम, क्योंकि ये जो दो बातें अभी कही गई हैं कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये खबर सही है या गलत और उसे मान लेते हैं, और दूसरा क्या था कि लोगों को बस गॉसिप्स चाहिए, ऐसी बातें चाहिए जिसमें बहुत ही मज़ा आ जाए हेडलाइन पढ़ के ही, तो ऐसी बातें उन्हें चाहिए पेपर में। तो इसीलिए उनको कुछ भी लिख के उनको विश्वास दिला देना उतना मुश्किल नहीं होता है। और इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या आया है कि पहले जब मतलब पहले ओल्ड फैशन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, पहले के जो न्यूज़पेपर होते थे उसमें स्वतंत्र रूप से सभी बातें लिखी होती थी, कुछ बनावटी नहीं होता था, और उसका जो गर्व था उसका स्थान आज किसने ले लिया है, यानी पहले के न्यूज़पेपर का जो प्राइड था क्या था कि वो इंडिपेंडेंट होके लिखता है, और आज के न्यूज़पेपर का प्राइड क्या हो गया है कि मतलब उसका जगह किसने ले लिया है, मतलब उसका जगह आज ऐसे रिपोर्टिंग में ले लिया है कि बस लोग चाहते हैं कि हेडलाइन काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो, उसके बाद उसमें बना बना के बातें लिखी होती है पेपर में। तो आजकल मतलब बातों को हेर फेर करके लिख देना या कुछ गॉसिप्स को ऐसे हाईलाइट करके लिखना, ये सब चीज़ों ने आजकल पुराने मतलब जो स्वतंत्र न्यूज़पेपर था उसकी जगह ले ली है। चलिए 9th पैराग्राफ, आई शुड लाइक टू इलस्ट्रेट, यानी मैं इसे इसकी व्याख्या करने में इसकी व्याख्या करना पसंद करूँगी विथ क्वाइट ट्राइवल एग्जाम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अब देखिए डोरोथी एल सेयर्स यानी हमारी राइटर कह रही हैं कि मैं इसके बारे में कुछ क्या करूँगी, व्याख्या करना चाहूँगी अपने कुछ तुच्छ एग्जाम्पल के साथ जो कि उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, यानी जो कि उनके साथ हो चुका है, उन्होंने जो अनुभव किया है उसी के कुछ एग्जाम्पल के साथ वो इन बातों को हमारे सामने रख रही हैं। ठीक है। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, द वेरियस वेज बाई विच बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन कैन बी डिस्टॉर्टेड, कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे सत्य और लोगों का जो मत है, ओपिनियन है, उसको क्या किया जाता है, उसमें हेर फेर किया जाता है। यानी फैक्ट कुछ होता है, न्यूज़पेपर में कुछ छापते हैं, लोग कुछ इंटरव्यू में बोलते हैं और उसे ऐसे निगेटिव या पॉजिटिव तरीके से बना के लिखा जाता है, यानी बहुत सारा फेरबदल किया जाता है। So that a kind of smear of unreality is spread over the whole newspaper page, from reports of public affairs down to the most casual items of daily gossips. देखिए लिखा जा रहा है कि मतलब जो फैक्ट है या जो लोगों का ओपिनियन है उसे ऐसे तोड़ मड़ोड़ के ये जो प्रेस वाले हैं वो छापते हैं पेपर में कि पूरा का पूरा अखबार सिर्फ अनरियलिटी से भरा हुआ होता है, यानी उसमें कुछ सत्य नहीं होता, वो सब असत्यता ही उसमें फैली होती है न्यूज़पेपर के पेजों में। फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स डाउन टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप्स, यानी पब्लिक अफेयर जो होते हैं ऊपर वो लिखे होते हैं और आप बस डेली गॉसिप से ही पढ़ सकते हैं पेपर में। यानी राइटर यहाँ क्या कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं, और व्यंग क्या, ये सत्य बता रही हैं, सच कह रही हैं पेपर के बारे में कि आजकल बस यही रह गया है कि कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें और गॉसिप्स टाइप जो कि निगेटिविटी, ये सब जो चीज़ें हैं वो पेपर में छाप दी गई हैं क्योंकि हम लोग उसी में इंटरेस्ट ले ही रहे हैं। तो वही बोल रही हैं राइटर। अब देखिए 10th पैराग्राफ पे चलते हैं। सेंसेशनल हेडलाइंस 1 देखे लिखा है सेंसेशनल हेडलाइंस, यानी राइटर अपने हिसाब से बता रही हैं कि पेपर में कैसे छपा हुआ होता है। तो देखिए सबसे पहले वो क्या करें, एकदम सेंसेशनल हेडलाइंस होती है, यानी ऐसी हेडलाइन होती है जिसे देख के आपका मन करे कि हाँ बस मैं इसे पढ़ ही लूँ, यानी आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। फॉल्स एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब जोर देना,
कि गलत बातों पे जोर दिया होता है, एंड सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और जो कॉन्टेक्स्ट यानी जो फैक्ट होता है, जो कि सच बात होती है, जो सत्य घटना घटी होती है, उसे दबाया जाता है। दिस ईयर 1941, राइटर कह रही हैं कि इस साल 1941 में एट द मालवर्न कॉन्फ्रेंस, यानी मालवर्न में कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था, कोई सभा हुई थी। आई रीड अ पेपर डीलिंग विथ द थियोलॉजिकल ग्राउंड्स फॉर द चर्च कंसर्न विथ पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी। यानी राइटर कह रही हैं कि वो वहाँ गई थी 1941 में, जो मालवर्न में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो वहाँ गई थी और एक पेपर पढ़ रही थी। तो पेपर में क्या लिखा था कि यानी चर्च से रिलेटेड कुछ मामला था, जिसमें कुछ रिलीजियस बातें भी लिखी थी, कुछ पॉलिटिक्स की बातें भी लिखी थी और कुछ समाजवादी बातें भी लिखी थी, विथ द कम्प्लीमेंट्री डेंजर्स ऑफ पीटिज्म एंड कैसरिज्म। ठीक है,